Welcome everybody who's watching online. So today we are going to talk about the orientation, how to prepare and how to do things about the exam, right? The students who had missed because of दिवाली break, उनके लिए खासकर कि दोबारा से पढ़ाई करें. मेरे ख्याल अभी तो दिवाली ब्रेक में कुछ नहीं करा होगा कि लग रही थी क्लासें छुट्टी मना के आए हो. सो बिल्कुल शुरू से फिर से स्टार्ट करते हैं, अच्छे से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ कि इस एग्ज़ाम को सबसे मुश्किल एग्ज़ाम बोला जाता है. वी से इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, बट योर टीचर सेज दिस इज़ रियली रियली ईजी. हाउ? सो लेट्स लुक एट बोथ दीज थिंग्स. ये एग्ज़ाम मुश्किल क्यों है, टफ क्यों है? वाई इज़ इट टफ? सिलेबस बहुत बड़ा है, साथ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स कम है, करने वाला बहुत कुछ है, लॉट्स टू डू. These are the factors which make it really really difficult, right? But why is it really really easy? Very very easy. Why is it easy? Because इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन. You have to be a graduate to attempt this exam, to sit in this exam. अगर आप ग्रेजुएट हैं और सिलेबस 12th क्लास का है, 12th क्लास में बेसिकली स्ट्रीम्स होती थी मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स. हमारे ज़माने में यही होता था. आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद तो चेंज हो गया. सो व्हाट डू आई सजेस्ट इज, आप ग्रेजुएट्स हैं जो 12th पास कर चुके हैं, एंड यू हैव टू एक्चुअली अटेम्प्ट दीज, ओनली दीज. 12th क्लास की सारी स्ट्रीम्स को आपने कवर करना है, एंड दिस इज व्हाट द सिलेबस इज मेड अप ऑफ. अभी सिलेबस और पैटर्न सब कुछ देखेंगे, प्रेपरेशन अच्छे से देखेंगे. सो हेंस what is the one common factor which makes it really 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 arduous or difficult is consistency. एक चीज़ है जो इस एग्ज़ाम को बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल बनाती है, कंसिस्टेंसी. बिकॉज बीच में दिवाली आ जाएगी, बीच में दशहरा आ जाएगा, कभी किसी मासी की बेटी की शादी आ जाएगी. सो हेंस ये एग्ज़ाम मुश्किल इसलिए है बिकॉज आपको कुछ नहीं करना, जस्ट कंसिस्टेंट रहना. और ये हमसे रहा नहीं जाता इंस्टाग्राम के ज़माने में, फेसबुक के ज़माने में, है ना, स्नैपचैट के ज़माने में. सो हेंस कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए? 15 घंटे रोज़ कि 20 घंटे रोज़ या 25 घंटे रोज़? नन ऑफ द अबव. व्हेन वी वर गेटिंग सिलेक्टेड, इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं. सो वन ऑफ आवर को एस्पिरेंट सेड, द ऑफिसर सेड कि मैं तो 15 घंटे रोज़ पढ़ता था. व्हाट डिड आई टेल हिम? क्या बोल सकते थे, स्टेज था, सब कुछ था. तो टू मेंशन, आई न्यू दैट पर्सन यूज टू रीड ओनली 4 to 5 hours a day, बट एवरी डे. सो टू मेंशन द फैक्ट कि यार हम लोग कितना नहीं पढ़ते, आई सेड कि यार आई थॉट, सो आई सेड कि मैं तो क्या करता था, जब मेरे को स्ट्रेस हो जाती थी तो विंडो खोल के बालकनी से बाहर उड़ जाता था. सो ये तो अनबिलीवेबल सी बातें हैं कि हम लोग 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? आप क्लास के अपार्ट अगर 4 से 5 घंटे भी डेली पढ़ रहे हैं, 3-4 घंटे तो क्लासें लग रही हैं, 4-5 घंटे भी अगर आप रेगुलरली पढ़ पा रहे हैं, रेगुलरली मीन्स एवरी डे, मीन्स एवरी डे, एवरी डे अगर आप 4-5 घंटे भी रेगुलर एवरी डे पढ़ पा रहे हैं, सिंपल सिंपल सा हिसाब लगाओ यार, पहली पहली बार वाली पढ़ने वाली बात नहीं है. क्लासरूम लर्निंग टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 आवर्स. 1000 आवर्स की लगभग क्लासों में आपका जीएस कवर हो जाता है. गिव एंड टेक 100 to 100. कोई 900 में करा रहा है, कोई 1100 में करा रहा है, बट 1000 घंटे में आपका जीएस कवर हो जाता है, राइट? प्लस 200 घंटे करंट अफेयर्स लगा लो, दैट्स इट, राइट? एंड इसके साथ 2000 घंटे आप सेल्फ लर्निंग करते हैं, दैट्स इट. कोई बड़ी बात है? सेल्फ लर्निंग इंक्लूड्स द टेस्ट सीरीज, द आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग. इट इज़ एज सिंपल एज गोइंग टू द जिम. बॉडी बनानी है, बाइसेप्स बनाने हैं, तो ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, हमें पता है, अभी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हो गया. इतना ही सिंपल ये टास्क है
कि अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है, आपको सिलेबस पूरा करना है, सही स्ट्रैटेजी से चलना है, आंसर राइटिंग करनी है, टेस्ट सीरीज करनी है। दिक्कत यही है कि हम करना तो चाहते हैं पर करते नहीं, पढ़ना तो चाहते हैं बट पढ़ते नहीं, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। सो हेंस हाउ डू वी सिंप्लीफाई द प्रिपरेशन विच वी प्रॉमिस ओवर हेयर? स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होने चाहिए? व्हाट आर द बेस्ट स्टेप्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? कोई भी चीज़ जो हमें डिटेल में करनी है, उसकी डिटेल्ड प्लान होना चाहिए पहले, राइट? सो फर्स्ट स्टेप वुड बी knowing the pattern and learning the syllabus. ये ज़्यादातर कोचिंग्स आपको नहीं बताती कि सिलेबस याद करो। क्यों? बिकॉज अगर आपने सिलेबस याद कर लिया, सपोज मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, आपको सिलेबस का पता है, मैं आधी बचाधी पढ़ा के जा ही नहीं सकता, आपको तो सिलेबस सारा पता है। हेंस सबसे पहले अपने को सिलेबस पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है एग्जाम में, राइट? फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम स्टार्टिंग विद लेट्स से इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, एनीथिंग, तो देखने से पहले आई हैव टू नो द पैटर्न, देन द सिलेबस, देन नेक्स्ट स्टेप वुड बी द पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम के और मेंस के। प्रीलिम के एटलीस्ट 5 साल के, मेंस के एटलीस्ट 3 साल के। सो प्रीलिम एंड मेंस का पैटर्न अगर अपने को क्वेश्चन पेपर के साथ पता है, सो फ्रॉम द सिलेबस आई कैन डिड्यूस व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड व्हाट कैन बी इग्नोर्ड। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी की मैं बात करूं तो हर साल पार्लियामेंट और जुडिशरी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, हमें उस पर फोकस करना है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन्फ्लेशन के लॉजिक से आते हैं, उस चीज़ पे हमें फोकस करना है। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, पहले इन्फ्लेशन का सवाल सीधा आता था कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा कि घटाएगा। बट सिंस 2013 एंड स्पेशली सिंस कोविड 2020 द पैटर्न हैज चेंज्ड। दे वुड नाउ नॉट आस्क यू सिंपली कि यार इन्फ्लेशन है तो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट को क्या करना है। दे विल इंटरमिक्स टू टॉपिक्स। इन्फ्लेशन के साथ अब ये ट्रेंड चल रहा है, इन्फ्लेशन के साथ फॉरेन एक्सचेंज को मिक्स कर देंगे कि यार डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो फॉरेन एक्सचेंज पे क्या इफेक्ट होगा, या इंडिया का फॉरेक्स बढ़ गया है तो उससे इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट होगा, या फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया है इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट होगा। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स वी हैव टू प्रिपेयर। ऐसा ना हो जैसे बहुत जगह मैंने देखा है कि यूपीएससी जो पूछ ही नहीं रहा उस हिसाब से प्रिपेयर करी जा रहे हैं हम, है ना? फंडामेंटल टॉपिक देखी जा रहे हैं, वॉल्केनो कहाँ है, वो वॉल्केनो कहाँ है। भैया स्टेट सर्विस भी नहीं पूछ रहा अब तो वो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 1995 and appearing for 2020, then friends you are actually committing a grave mistake. एक चीज़ बहुत अच्छे से समझो कि ये पेपर किसके लिए, आपको क्या बनाना है? डीसी बनाना है, आईएएस बनाना है। डीसी की जॉब क्या है? What is he supposed to do? He is supposed to be the in charge of a district. इलेक्ट्रिकल वर्क डिपार्टमेंट का भी वो हेड है, इंजीनियरिंग का भी वो हेड है, वाटर वर्क का भी वो हेड है, मेडिकल डिपार्टमेंट का भी। सारे डिपार्टमेंट्स इन दी एंड उसे ही रिपोर्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी उसे ही लास्ट में रिपोर्ट होती है। सो ही हैज़ 10,000 थिंग्स टू डू एवरी डे, बट ही कैन नॉट डू देम ऑल। सारे कर भी नहीं सकता, सारे छोड़ भी नहीं सकता, तो उसे उन कामों में से बेस्ट सिलेक्ट करके सॉल्व करने हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए। सिमिलर इज द नेचर ऑफ द एग्जाम। बहुत बड़ा सिलेबस है, हर किसी चीज़ को कोई भी इंसान पूरी डिटेल में याद नहीं कर सकता, क्योंकि हम इंसान हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं, जो मर्जी चैट जीपीटी पे सर्च करो और आ गया। दैट्स नॉट हैपनिंग। सो दिस एग्जाम रिक्वायर्स दैट you understand the nature of the exam, and according to your own nature, your qualification, your personality,
and your knowledge base, you prepare the best out of the syllabus. है ना? हो सकता है कि कोई साइंस का ग्रेजुएट हो, वो साइंस में दूसरों को प्रीलिम में पीछे छोड़े, बाकियों में ड्रॉ खेले. हो सकता है कोई आर्ट्स का ग्रेजुएट हो, वो इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री में आगे निकले और बाकियों में ड्रॉ खेले. एक्चुअली यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. हेंस दिस प्रिपरेशन हैज़ टू बी इंडिविजुअलिस्टिक. ऐसा नहीं हो सकता कि 500 लोग बैठे हैं और सबको एक ही चीज़ कराई जा रहे हैं, फिर सक्सेस रेट सिर्फ 0.1% रह जाएगा. जो खुद से बच्चा ढूंढेगा कि हाँ भाई मेरे को क्या करना था, सबको एक जैसे नोट्स देने हैं तो मेरी ज़रूरत ही क्या है. इतने साल के कोर्स रिकॉर्डेड पढ़े हैं, चला देता हूँ, देखते चलो, है ना. अगर अखबार के टॉपिक पढ़ने तो खुद पढ़ लो भैया. मैगजीन में इंडेक्स आया ही हुआ है, उसको पढ़ लो. 2 घंटे में लिखित करने का क्या फ़ायदा है. हेंस वी हैव टू फाइंड आउट आवर कोर स्ट्रेंथ्स एंड फॉलो दिस पैटर्न. पहले पैटर्न देखेंगे, सिलेबस याद करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद कंटेंट कवरेज करेंगे. फोर्थ स्टेप वुड बी कंटेंट कवरेज, सो दैट वी कैन कवर द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स. जो यहाँ से हमने इंपॉर्टेंट निकाले थे उनको फोकस करा जा सके. बिकॉज नाउ दे आर गोइंग इन डेप्थ टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. व्हाट डू दे डू? जो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बिल्कुल इन डेप्थ जाके आप पूछते हैं. और फिर क्या होता है, जिन्होंने पेपर दिया उनसे पूछना. जो बेचारे अभी अभी तैयारी कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं ना पता, जो मर्जी पढ़ा दो, दे आर हैप्पी. बट जो पेपर दे के आए उनसे पूछना कि जहाँ मर्जी जो मर्जी पढ़ा था वो पेपर में आया ही नहीं. पढ़ा तो बहुत कुछ था, पेपर में ऐसा कुछ आया ही नहीं. अब क्या करें? दैट इज़ वाई वी नीड स्ट्रैटेजी, दैट इज़ वाई वी नीड द लेटेस्ट ट्रेंड अपडेशन, दैट इज़ वाई वी नीड द एनालाइज्ड एनालिसिस बेस्ड कवरेज. राइट. सो कंटेंट कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप हम इसको टेस्ट करेंगे. टेस्ट दोनों प्रीलिम और मेंस के रहेंगे. ये टेस्ट आपको बता देंगे कि आपका स्कोर कैसा रह रहा है, अभी और तैयारी की ज़रूरत है या नहीं है. राइट. इसमें आपको स्पेसिफिक स्पेशलाइज स्कीम्स मिलेंगी. पर्सनलाइज स्टैटिस्टिक टेबल कैसे बनाना है, दैट विल टीच यू. फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात प्रॉब्लम दे देती है कि यार हो सकता है कि स्वाति नंदा को पेपर में 100 में से 90 सवाल करने थे प्रीलिम में, शायद डिम्पी को 50 करने थे. अलग अलग होता है ना, हर किसी को 50 पे खैर पास नहीं होगा, 80 से ऊपर जाना है. बट किसी का कवरेज एंड अटेम्प्ट स्टाइल ऐसा है कि उसे 100 करने चाहिए, किसी का ऐसा उसे 90 करने चाहिए. पर ये बात बताएगा कौन? हाउ टू फाइंड आउट? दैट इज़ माई रोल. इंफॉर्मेशन इज नॉट माई रोल. गूगल करो यार, जाओ मौज करो. टू फाइंड आउट वट इज योर स्ट्रेंथ एंड वट आर योर सपोज टू डू, दैट इज माई स्ट्रेंथ, दैट इज माई एक्सपीरियंस, दैट इज वेयर आई विल बी हेल्पफुल फॉर यू. राइट. तो हम इसी स्टेज को, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और इसमें साथ साथ हम आपके बहुत सारी चीज़ें पर्सनलाइज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं, बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात होती है ये. आई वुड से कि जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो मेरे को अवॉइड करें, हमारे पास ना आए. क्यों? बिकॉज आई विल इंश्योर एन अकाउंटेबिलिटी which would be enforced not weekly, monthly or test wise, that would be daily. डेली अकाउंटेबिलिटी आपकी मेरे से इंश्योर होगी, है ना. रश लगा के, भीड़ लगा के, क्लास लगा के भागने नहीं दूंगा मैं. जो आपने घर जाके करा है उसका भी हिसाब लूँगा. राइट. इसके साथ साथ ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी रहेगी, साथ में हाउ टू गो फॉर पर्सनलाइज्ड टेबल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो चीज़ रहेगी कि आपने टेस्ट अपॉइंट कर रहे हो, टेस्ट लिख रहे हो, प्रीलिम्स लिख रहे हो, मेंस आंसर लिख रहे हो. मेंस आंसर तो आप कई लोग मेरे से चेक करा भी चुके हो. सो वी विल ग्रेजुअली इम्प्रूव. हर किसी को जो जो चाहिए उसका डिटेल्ड सोल्यूशन मिलता है. राइट. एंड वी विल नॉट गो फॉर अगैन थिंग्स लाइक कि भाई हेडिंग कैसे डालनी है ना. दिस इज एसए और जीएस के पेपर में क्या फ़र्क है, हमें समझना चाहिए. और तीसरी बात, एक इग्नोर्ड पार्ट है जो यहाँ पे बहुत अच्छा रहने वाला है, एसए. एज आई हैव टोल्ड यू, हाईएस्ट आज तक हिस्ट्री में जितने मार्क्स आए हैं यूपीएससी में एसए में,
दोज वर माई मार्क्स. हाउ डिड वी डू इट? सिंपल सा यार, एक टेक्निक आती है इसमें, थीमेटिक डेवलपमेंट. यू वोंट बिलीव इट बट टोटल अबाउट 20 से 25 थीम्स हैं जिससे यूपीएससी ऐसे पूछता है. पहले वो स्टेटमेंट वाइज पूछ रहे थे कि यार अच्छा डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट इन इंडिया लिख दो. अब इसको वो फिलोसफिकल बना के कोटेशन दे देते हैं. बट हाउ टू राइट इट? व्हाट यूजुअली हैपन्स, कोचिंग में 4 से 5 क्लास लगती हैं एस्से की और ख़त्म हो जाता है. बच्चा पहला एस्से जाके पेपर में लिखता है. बट व्हाट आर वी सपोज टू डू? व्हाट इज दिस आइडिया? थीमेटिक डेवलपमेंट आइडिया ऑफ द एसेज इज कि हम लोग ये 20-25 थीम्स को पकड़ेंगे, एक बेसिक खाका शुरू में बना लेंगे कि दिस इज द, लेट्स से वी आर टेकिंग द थीम डेमोक्रेसी. वील हैव अ डेफिनेशन, वील हैव सम पॉइंट्स ऑफ ऑल दी सिलेबस पॉइंट्स, एंड देन थ्रू आउट द ईयर जो एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया उसको डेवलप करते जाएंगे. कि डेमोक्रेसी के बारे में यार मुझे कोई कोटेशन मिल गया, ऐड कर लिया, कोई फैक्ट मिल गया, ऐड कर लिया. ऐसे 20-25 थीम्स के परफेक्ट थीमेटिक एसेज आपके पास हो जाएंगे. जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं, एसे का पेपर पहला होता है, उससे पहले आपके एसे तैयार होंगे एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर ग्रेट. आई वुड वांट कि आप मेरा रिकॉर्ड तोड़ दो. आज तक तो कोई तोड़ नहीं पाया, नन ऑफ देम दैट आई नो ऑफ, है ना. सो अगर तोड़ दोगे तो आई वुड बी हैप्पी. देन आई वुड नेक्स्ट ईयर मैं ये कह पाऊंगा कि मेरे स्टूडेंट ने लिए थे मार्क्स, मेरे को भी पीछे छोड़ दिया. अल्टीमेट एम इज़ कि गुरु गुड़ और चेला चीनी हो जाए, आप लोग मेरे से ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएं. दैट इज़ आवर एम, राइट. देन एज आई सेड, एनालिसिस बेस्ड प्रिपरेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हमें पता होना चाहिए सवाल कहाँ से आ रहे हैं. एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग आपको 10 साल का एनालिसिस देंगे. अगर आप खुद से कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 से 5 साल का होना चाहिए आपके पास एनालिसिस. लास्ट ईयर के पेपर में ऑल्दो आपको एनालिसिस में डिफरेंस मिलेगा. मेरा तरीका क्या है एनालिसिस करने का कि जो क्वेश्चन हम जहाँ पे पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंसिडरेबल ओवरलैप इन एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एंड साइंस. अब पोल्यूशन पे सवाल आ गया. अब पोल्यूशन का सवाल एनवायरनमेंट का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, ज्योग्राफी का भी हो सकता है. बट हाउ हैव आई क्यूरेटेड दीज क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये प्रीलिम 2024 के हैं. कैसे कि सपोज पोल्यूशन के बारे में हम आर्सेनिक की केमिकल कॉम्पोजिशन देख रहे हैं. आर्सेनिक एक पोल्यूशन होता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, तो ये पढ़ेंगे कहाँ हम? साइंस में, राइट. तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ फॉलो करेगा? साइंस में, है ना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अनदर क्वेश्चन अपीयर्स फ्रॉम द टॉपिक, लेट्स से द फॉरेस्ट. अब ये फॉरेस्ट टॉपिक इन्वायरमेंट भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात है ना. लेट्स से फॉरेस्ट के वाटर यूजेज पे है कि यार फॉरेस्ट में वाटर कितना यूज़ हो रहा है, मिस यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कहाँ पढ़ा जा रहा है? इन्वायरमेंट में. टाइप ऑफ फॉरेस्ट है तो बायोम्स और ज्योग्राफी में, है ना. फॉरेस्ट की इकोलॉजी में उसकी फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर स्टोमेटा स्ट्रक्चर, लीव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वो साइंस में. सो हेंस दीज आर दी क्वेश्चंस विच आर बेस्ड अपॉन कि हम कहाँ पढ़ेंगे इन्हें, राइट. सो लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पॉलिटी से आए थे. बड़ी खुशी की बात है कि ये तो हम पूरे आंसर कर पाए, है ना. फॉर पॉलिटी नोट्स आई सेड 11वां साल हो गया, अभी भी एक सवाल बाहर से नहीं आया. यू कैन चेक देम. देन ज्योग्राफी, दिस इज अ चेंज, ये HCS से यूपीएससी ने उठाया है. 2013 में ना क्या हुआ था, चेंजेस हुए थे यूपीएससी एग्जाम में. इंडियन सिविल सर्विसेज तो है ही है, सिविल सर्विस एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स कॉमन हो गया था. अब फॉरेस्ट सर्विस में इन्वायरमेंट के मार्क्स ज़्यादा होते थे, तो 2013 के बाद से, पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत आते थे, 13 के बाद से ज्योग्राफी के सवाल आ रहे थे 4-6 पैटर्न, 1 साल 4, 1 साल 6, 1 साल 4, 1 साल 6. बट HCS एग्जाम में हरियाणा सिविल सर्विसेज में एकदम से 2021-22 के प्रीलिम में ज्योग्राफी के क्वेश्चन बढ़ गए. यूपीएससी ने भी सेम पैटर्न फॉलो कर लिया. दिस ईयर ज्योग्राफी के खासकर मैपिंग के सवाल बहुत सारे आ गए. देवर हैकेबल, हैक्स भी करेंगे हम, डोंट वरी. सो पॉलिटी हो गया जी, ज्योग्राफी हो गया, दे प्रूव टू बी इंपॉर्टेंट.
इन्वायरमेंट के सवाल अभी भी आ रहे हैं। इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी को इकट्ठे पढ़ने में फ़ायदा है, बिकॉज देयर इज अ टॉपिक इन एनवायरनमेंट कॉल्ड बायोम्स, उससे सवाल आना ही आना है। इस बारी अबाउट द बायोम डिस्क्रिप्शन थी और कौन सा आपको पिक करना था, दैट वाज जस्ट 1 पेजर नोट जिससे सवाल आ रहा है, राइट। सो वी हैव टू हैव दिस एनालिसिस एंड देन गो फॉर ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के 19 में से 19 ईजिली आंसरेबल हैं, एटलीस्ट 17 तो हैं ईजिली आंसरेबल, प्रोवाइडेड दैट आपको याद रखना है कि 200 में से लेने 200 नहीं है, 100 110 अगर ले लो तो बहुत ज़्यादा है ना। सो पॉलिटी में मार्क्स लेने आसान है, आ जाएंगे। पढ़ाने वाला अच्छा हो, एक दिन में 500 चीज़ें ना कराए, फिर हो जाएगा, है ना। सो देन ज्योग्राफी इज बेस्ड अपॉन मैपिंग। इसमें इस सब्जेक्ट में मुझे बहुत बड़ा इशू ये आता है कि ज्योग्राफी जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है और जो कवरेज है वो इंटायरली डिफरेंट है। कवरेज में एल नीनो, एनसो, ज्योग्राफी, मॉनसून, क्वेश्चन आ रहा है कि यार आयोनियन सी के बॉर्डर पे कौन सी नेशंस लगती हैं, ये वाला माउंटेन कौन सी स्टेट को टच करता है। सो क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन मैपिंग मेजरली, and the classes are delivered upon conceptual clarity of things which are not usually asked. Jet streams पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, but the thing is there is a rational problem to it. अगर वो आके मैप्स में लाइन लगाने लग जाएगा टीचर, तो शायद स्टूडेंट्स को लगेगा यार ये तो मैं खुद ही कर लेता। तो जस्ट टू क्रिएट एन ऑ कि यार अच्छा मेरे को ज्योग्राफी आती है, तो शायद वो मुश्किल भारी भारी कंसेप्ट फेंकने का ट्रेंड है। बट वट वील डू विद ज्योग्राफी इज कंसेप्ट तो पढ़ेंगे, बट इसकी मैपिंग हर रोज़ न्यूज़पेपर के साथ, हर रोज़ अपने हर सब्जेक्ट के साथ करते रहेंगे। योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड वुड बी योर एटलस। अब इसमें ये कोई लड़ाई नहीं है मैं ऑक्सफर्ड लूँ कि ब्लैक स्वॉन लूँ, कोई सी ले लो, बट उसको लेके पढ़ना है कि पढ़ी तो है बट पढ़ी नहीं, ये नहीं होना चाहिए, राइट। सो एनी गुड एटलस, आइदर ब्लैक स्वॉन और ऑक्सफर्ड, दैट इज़ योर चॉइस, बट उसको पढ़ना है। न्यूज़पेपर में जगह आ गई उज्जैन, मार्क कर लिया, राइट, सो दैट यू नो इट। एंड ओवर द ईयर जब आप 5-6 महीने में सब्जेक्ट्स को अच्छे से सारा कुछ पढ़ लेंगे, फिर आई वुड रिकमेंड कि 50-50 पैसे वाले मैप्स आते थे छोटे, आजकल महंगे हो गए होंगे, है ना। तो टू बाय देम, व्हेन यू बाय देम देन यू स्टार्ट मार्किंग देम, एंड कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट हम लोग कवर करते रहेंगे। इसमें भी एनालिसिस काम आएगा। अगर आप अच्छे से नोट करेंगे, अफ्रीका से हर साल एक दो सवाल आ रहे हैं। कभी कॉन्गो बेसिन पूछ लेते हैं, कभी पूछते हैं कॉन्गो नदी के साथ कौन सी लेट्स से कंट्रीज लग रही हैं, या फिर ये वाली नदी कहाँ ड्रेन हो रही है। सो उसको हमें डिटेल में करके फ़ायदा है। इंडिया से तो आ ही रहे हैं, इंडिया तो हर कोई करता है डिटेल में, है ना। फॉर द रिवर्स, द ट्रिब्यूटरीज, हाउ टू लर्न देम, वी हैव निमोनिक्स फॉर देम। इस क्लास का एडवांटेज ये रहेगा कि सिर्फ कंटेंट नहीं, उसको याद कैसे करना है वो निमोनिकिंग भी हम साथ में कराएंगे। इट विल नॉट ओनली बी कि कंटेंट करा दिया, वो तो फिर रिकॉर्डेड देख लो यार, मेरे ख्याल फ़ायदा नहीं है उसका, है ना। जो मेरे से पढ़े हैं, मुझे लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि बिना कुछ कहे, बिना तैयारी के भी नदियों वाले निमोनिक्स तो याद ही होंगे, है ना। सो दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू, कवर ऑन बेसिस ऑफ एनालिसिस। तो एक बार एनालिसिस को देख लेते हैं साथ में। क्वेश्चंस 19 आ रहे हैं जी पॉलिटी से, 17 लगभग ज्योग्राफी से, इसमें ओवरलैप हो सकता है। इन्वायरमेंट के 15 हैं। साइंस, दिस इज अनदर वेरी इग्नोर्ड टॉपिक। इवन स्टूडेंट्स को तो छोड़ो, इवन टीचर्स भी इसकी बुक नहीं बता पाते कि यार ये तो कोई बुक छोड़ी है, करंट अफेयर्स पढ़ लो। और जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, बेसिक में आप सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, mRNA का आपको मतलब भी नहीं पता, tRNA का फंक्शन पे सवाल आएगा तो कैसे करोगे। सो दिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। देखो सीधी सी बात है, ये हर कोई कर लेता है ना। इससे सीधे सीधे सवाल आते हैं, जो डेप्थ आते हैं वो हम लोग करा देते हैं केस लॉज वाले। बीइंग अ लॉयर आपको ये एडवांटेज हो जाएगी भी, केस लॉज खासकर जो हरियाणा और यूपीएससी अब पूछने लगे हैं, लीगल एंगल, वो आपका कवर्ड है। 2016 तक आ रहा था पॉलिटिकल साइंस वाला एंगल,
वो पॉल साइंस ऑप्शनल वाले भाई चल रहे थे। अब लीगल एंगल आ रहा है, वो आपका कवर्ड हो जाएगा, डोंट वरी, ये तो सॉल्व है। ये ना डिफरेंस क्रिएटर हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस क्रिएटर कि इन 14 में से अगर आप 9 से ऊपर करेक्ट कर गए तो प्रीलिम निकल जाता है। बेसिकली अपने को 100 से 110 नंबर चाहिए, 100 भी बहुत है आजकल तो, है ना। सो दिस माइट बी द डिफरेंस क्रिएटर। इसको सिर्फ करंट अफेयर्स पे रिलाय मत करना। दिस इज माई रिक्वेस्ट, आप मेरे पास पढ़ो ना पढ़ो, बट इसकी किताब आती है भैया, सबको बता देना मेरी तरफ से, रवि अग्रहारी, रवि पी अग्रहारी बोलते हैं इसे। ये किताब लेके यूपीएससी वाले भाई पढ़ लेना, स्टेट सर्विस वाले नहीं। ये झूठ नहीं बोलना कि स्टेट सर्विस और यूपीएससी की साइंस सेम है। स्टेट सर्विस पूछता है वो सेल बायोलॉजी, कौन से सेल में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, बेसिक बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आती है ना, उसका एनालिसिस अलग है। उसमें साइंस में क्वेश्चन आते हैं अबाउट द लाइट, अबाउट द साउंड, अबाउट द वेव्स। यूपीएससी में सवाल आते हैं अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस आर एप्लीकेशन बेस्ड, कि एक्सीलरोमीटर इनमें से कौन सी डिवाइसेस में यूज़ होगा। और साइंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके 90% सवाल हैकेबल होते हैं। वाई? बिकॉज ये एब्सोलूट साइंस यही है ना, दिस इज द ओनली एब्सोलूट साइंस। सो एब्सोलूट साइंस के सवाल हैकेबल हो जाते हैं, राइट। सो दैट इज द आइडिया अबाउट हेयर, कि साइंस को हमने छोड़ना नहीं है। एंड एवरी टॉपिक, डोंट वरी, अभी जस्ट एक जनरल एनालिसिस करा रहा हूँ। जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ साथ उसका एनालिसिस होगा कि साइंस में कौन से इंपॉर्टेंट है। एज ए सेड, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन आता है एक। वन क्वेश्चन इज यूजली अराउंड पोल्यूशन और इट्स मैनेजमेंट। कोई ना कोई केमिकल का नाम दे देंगे भाई ये क्या है, राइट। सो पहले क्लासिकल बायोलॉजी भी आ रही थी क्लासिफिकेशन, अब वो नहीं आ रही। सो बट एवरी सब्जेक्ट वुड फॉलो द पैटर्न आई सेड इन द फर्स्ट स्लाइड, कि पहले हम देखेंगे क्या पैटर्न है, सिलेबस है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं थ्रू पीवाईक्यूज, देन एम्फसाइज्ड प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा ना हो कि हम कुछ और ही करी जा रहे हैं। देखो, कहने को आप लोग कह सकते हो कि भैया मेरे को फिजिक्स में क्यों नहीं पढ़ा रहे, जब अगले पूछ ही नहीं रहे तो वाई डू आई टीच यू, है ना। यू माइट फील कि मुझे क्यों नहीं बताया फिजिक्स में E=mc² क्या होता है, जब ज़रूरत ही नहीं है। जिस साल ज़रूरत थी, जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटेशनल वेव्स का अपने को नोबेल प्राइज़ आया था न्यूज़ में, वी कवर्ड इट एंड वी प्रेडिक्टेड कि एटलीस्ट एक सवाल तो ब्लैक होल पे आएगा, 2 सवाल आ गए। सो इट इज़ अबाउट कवरिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, नॉट लर्निंग एवरीथिंग, राइट। देन कमिंग टू इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम देता है। क्यों? बिकॉज ये कंसेप्ट पे बेस्ड है, और हम लोग सारे स्कूल लर्निंग में रट्टे पे बेस्ड हैं। और ऐसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड क्लासेस रही हैं जहाँ 5-5, 6-6 बैच इकोनॉमिक्स के होने के बाद भी दे आर अनेबल टू रिटेन इकोनॉमिक्स, अनेबल टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स में बेसिक आइडिया ये रहना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की ना, यू हैव टू हैव द बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी फर्स्ट। और इकोनॉमिक्स में एक सच है, ये अपने साथ ले करके जाना, कि अगर आप इकोनॉमिक्स में बाल की खाल उखाड़ने लग गए तो फिर कभी भी इकोनॉमिक्स में क्लैरिटी नहीं आएगी। बिकॉज जनरल स्टडी का सिलेबस इकोनॉमिक्स कहता ही नहीं है, इट सेज इंडियन इकोनॉमी, है ना। सो समटाइम्स वी वुड हैव टू से कि यार ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात है, अभी जितना यहाँ पे बताया जा रहा है उसको सच मान लो, बिकॉज दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट साइंस लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक्स में वन थिंग माइट बी ट्रू टुडे, may not be true tomorrow. One generalized answer might be true for GS, but will not be true for the economics optional. But हमें क्या करना है? हमें GS पेपर क्लियर करके IAS बनना है। हमें अमृता सेन की तरह इकोनॉमिक्स का कोई या नोबेल प्राइज़ थोड़ी जीतना है। यू नॉट सपोज टू डू दैट। अगर वो जीतना है तो अलग बात है, फिर यहाँ पे कर क्या रहे हो। सो इकोनॉमिक्स में आई कैन अश्योर यू कि अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट ही समझ गए
कि आप बिना ज़्यादा सोचे हुए, कोई भी क्वेश्चन को जानने हुए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग से बता पाओ कि यार इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, तो इससे बैंकिंग इंटरेस्ट रेट पे क्या असर आएगा, या बॉन्ड यील्ड की कर्व चेंज हो रही है, इससे इन्फ्लेशन पे क्या असर आएगा. दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड. एंड इकोनॉमिक्स के लिए आई वुड अगेन सजेस्ट बेसिक कंसेप्ट्स. जो यहाँ नहीं भी इनरोल करेंगे, यूट्यूब पे फ्री इकोनॉमी सीरीज पढ़ी है मेरी, देख लेना. गारंटी से कह सकता हूँ 5 साल हो गए उसको पढ़े हुए. वहाँ पे 5 साल के पेपर चेक कर लेना, कोई सवाल बाहर नहीं आया, सारे सवाल डिड्यूस होते हैं. बट इकोनॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम है, इसमें सवाल डिड्यूस करने पड़ते हैं. आई टेल यू डिमांड बढ़ती है तो प्राइस पे क्या होता है, बट क्वेश्चन वाला ये पूछ सकता है कि यार प्राइस घट गया तो डिमांड को क्या होगा. तो यू हैव टू हैव द रैशनल इन इकोनॉमिक्स. इसको बड़े तमीज़ से, बड़े ध्यान से, एक बारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स और राइडिंग अ बाइसिकल. पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, कितनी बार गिरे थे, तो 2-3 बार 4 बार गिरोगे. बट अगर एक बार आ गया, इट विल कम नेचुरली टू यू. एंड आई अश्योर कि 90% सवाल आप इकोनॉमिक्स के विद कंसेप्ट कर पाओगे. कहना 100% चाहिए, बट फिर भी टू टेक द सेफ साइड, राइट. कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या था. बट इफ यू आर एबल टू डू दिस, लेट्स से इसमें से 12 कर गए हम, और क्या चाहिए, राइट. सो देन IR, दिस इज अनदर एक्चुअली इग्नोर्ड एरिया ऑफ प्रीलिम्स. इसको IR को मेंस का कंपोनेंट माना जाता है, प्रीलिम की क्लासों में कराया नहीं जाता. और यहाँ पे आई एम सो सॉरी, बट दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यूजली फीमेल्स, आई एम सॉरी बट यूजली फीमेल्स आई हैव फाउंड आर नॉट इंटरेस्टेड इन IR टू मच. पॉलिटिकल डिस्कशंस में पार्ट नहीं लेते कि मैंने क्या लेना है. तो उनको ये इशू आता है कि बेसिक ही नहीं आइडिया होता कि दुनिया बनी कैसे थी, फिर अमेरिका की डोमिनेशन कैसे आई, यूरोप में वॉर हुई तो उससे रशिया कैसे बड़ा ताकतवर हो गया, आजकल क्या हो रहा है, इंडिया की क्या पोजीशन है, ओसामा बिन लादेन कौन था, ये मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम क्या चल रही है, वाई आर मुस्लिम फाइटिंग विद मुस्लिम्स देमसेल्व्स, हु आर शिया सुन्नी, है ना. तो IR का बेसिक आइडिया ये है कि बेसिक्स ऑफ IR, बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन शुड बी मेड क्लियर बिफोर द प्रीलिम इटसेल्फ. मेंस की इंतज़ार नहीं करनी चाहिए और स्टूडेंट को मैसेज नहीं होना चाहिए कि ये तो मेंस का है. बेसिक्स ऑफ IR कि यार हमारे आसपास हो क्या रहा है, UN बॉडी है, इससे पहले क्या था, UN बना कैसे. आजकल तो वो लॉ ऑप्शनल के अंदर घुस गए हैं. इसमें हमारे लॉ ऑप्शनल में इंटरनेशनल लॉ होता है, उसमें हम एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज कराते हैं. इससे सवाल आया 2 बार, IR वाले कराते नहीं थे, अब करा रहे हैं. सो इफ दे आर गोइंग इन डेप्थ, वी शुड ऑल्सो कवर इन दैट डेप्थ. लॉज ऑफ सीज पे सवाल क्यों आया था, अमेरिका का एक शिप हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में. डू यू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. बड़ा इंटरेस्टिंग है यार ये. फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया की कोस्ट है, जस्ट सिंपली, है ना. इधर 12 नॉटिकल माइल तक हमारी टेरिटोरियल सी होती है ना. ऐसे ही आगे जाते जाते तक 220 तक बेस लाइन से गिनते हैं, इसे 220 तक हमारा ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है. क्या मतलब, ओशन किसका है, किसका है ओशन, किसी का भी नहीं है, ना इंडिया का ना अमेरिका का. तो इसको सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन बनाई थी, ट्रीटी बनाई थी, एग्रीमेंट बनाई थी, जिसे लगभग सारे देशों ने मान लिया, जिसमें ये डिविजन्स दी गई हैं कि जहां आपकी कोस्ट होगी उससे 12 नॉटिकल माइल जो होगा, नॉटिकल माइल इज स्लाइटली बिगर देन माइल, कर लेंगे डिटेल, तो ये वाला आपकी टेरिटोरियल सी होगी. कोई भी आएगा जाएगा आपकी परमिशन से आएगा जाएगा. जैसे आपके अंदर गंगा नदी है, वैसे ही लगभग नॉट एग्जैक्टली वैसे ही आपके 12 नॉटिकल माइल तक आपकी सी होगी. उसके आगे और डिविजन्स हैं थोड़ी, बट जो न्यूज़ में था ये चीज़ थी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कि यहाँ से यहाँ तक 220 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. ये आपकी सी तो नहीं है, आ जा कोई भी सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, कोल हो गया,
मीथेन हो गया, पेट्रोल निकल आया नीचे से, ऑयल निकल आया, वो इंडिया के रहेंगे, वो किसी और के नहीं होंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अमेरिका के एक शिप ने क्या करा था उस साल, मिलिट्री शिप था, यहाँ पे आया और मिलिट्री प्रैक्टिस, मिलिट्री एक्सरसाइज करने लगा। मिलिट्री प्रैक्टिस तो करते ही हम लोग भी करते हैं दूसरे नेशंस के साथ। तो हमने कहा यार ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तुम हमसे तो परमिशन लो। वो बोलते कि यार टेरिटोरियल सी थोड़ी है ये, तो तुम सिर्फ रिसोर्स निकाल सकते हो, हमने रिसोर्स को कुछ नहीं कहा। सो दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़। और साथ में इटालियन मरीनर्स का भी केस था। यहाँ श्रीलंका के पास इटली का एक शिप था, उन्होंने फिशरमैन इंडियन को मार दिया था। तो हेंस जिस साल ये न्यूज़ में रहा उस साल ये सवाल आ गया। हेंस वी आर सपोज टू प्रिपेयर बेस्ड अपॉन द एनालिसिस नॉट ओनली ऑफ द स्टैटिक बट ऑल्सो ऑफ द करंट। फॉर एग्जाम्पल इस साल गवर्नर बहुत न्यूज़ में रह रहे हैं, 2-3 और न्यूज़ आई तो गवर्नर पे एक सवाल पक्का है, राइट। सो दैट इज हाउ वी वुड लाइक टू प्रेडिक्ट, देन कवर प्लस हैक इट एंड देन क्रैक इट। 3-4 स्टेजों पे जाके हम कवरेज करेंगे और एम्फोसिस करेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि अब क्लियर हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड आप घर पे मेहनत कर रहे हैं, राइट। देन IR कैड से बेसिक्स वी मस्ट अंडरस्टैंड। सो बेसिक क्लासेस शुरू में ही हो जानी चाहिए, मेंस तक वेट नहीं करना। देन कल्चर और हिस्ट्री को ना हिस्ट्री को अलग से समझते हैं। हिस्ट्री की मेरी समझ ये कहती है कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये तो फिर भी अगर 10 सवाल आए तो 3-4 नॉर्मल किताब से निकल जाते हैं, बट जो एंशिएंट मेडिवल कल्चर है ना, इसके सवाल ऐसे आते हैं कि सुने भी नहीं होते, है ना। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई ट्राइड कि यार कल्चर की ना एक बुक और आती है, जैसे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की है, कल्चर की भी आती है, तो आई ट्राइड कि ये भी पढ़ लेते हैं। सवाल फिर भी अलग आया, अगले साल और ज़्यादा पढ़ लिया, फिर भी अलग आया। बट देन आई फाउंड आउट कि यार देखो एक बेसिक सी तैयारी इसकी कर लो। बेसिक इसकी तमिलनाडु NCERT है, क्लास नोट्स हो गए, कुछ भी पढ़ो लगभग सेम है, हिस्ट्री तो वही रहेगी, है ना। सो बेसिक तैयारी इसकी कर लो कि अपने को ये पता हो, अच्छा जी बुद्धिज़्म में 2 डिविजन्स कौन सी थी, महायान हीनयान में क्या फ़र्क था, कौन से सेंटर्स कहाँ पे हैं, बोधिसत्व का कंसेप्ट क्या था। सो कोई सिंपल सा सवाल अगर आ जाए देन वी मस्ट बी एबल टू आंसर इट विद नॉलेज। अगर अननोन सा सवाल आ जाए फिर तो अल्लाह जानता है। और हिस्ट्री में भी फ़ायदा है कि लोकेशन वाले हैक्स इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, लोकेशनल एंड नेम वाइज हैक्स लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नेम आ गया बोस, अब आपको पता होना चाहिए बंगाल से होगा, है ना। कोई महर्षि अम्बेडकर टाइप आ गया, महाराष्ट्र से होगा। सो इसमें लोकेशनल एंड कास्टिस्ट सॉरी बट हैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो इसको ज़्यादा मत्था बच्ची करके फ़ायदा नहीं है कि हर चीज़ याद कर ली, मैंने नितिन सिंघानिया की किताब भी याद कर ली, मैंने XYZ कोचिंग के नोट्स भी याद कर लिए। ज़्यादा कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इसको पढ़ने का नहीं, ज़्यादा रट्टा मारने का नहीं, जस्ट बेसिक्स इसके कि भाई सिंपल सवाल आ जाए तो वो अपने से निकल जाए। दैट इज़ द आइडिया ओवर हेयर, राइट। देन गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस ने लास्ट ईयर रिटर्न किया है। इलेक्शन होने वाले थे तो गवर्नमेंट स्कीमें आ गई। 2023 में एक भी सवाल नहीं आया था इस पर, बट गवर्नमेंट स्कीम्स के 3 मान लो, 5 भी मान सकते हो बिकॉज कुछ गवर्नेंस में है, राइट। सो स्कीम्स में क्या करना होगा जी, इसको वील कवर विद करंट अफेयर्स इटसेल्फ। जिस साल सपोज किसी ने 25 में पेपर देना है, किसी ने 26 में देना है, किसी ने 30 में देना है, जिस साल आप पेपर देंगे उस साल के करंट अफेयर उस क्रैश कोर्स में हम याद करेंगे, सारी की सारी नहीं। बेसिक सेटअप आपको गवर्नेंस के साथ कराया जाएगा कि गवर्नेंस होती कैसे है, पीएम के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नीचे सेक्रेटेरिएट, आईएएस कहाँ लगेंगे, कहाँ का टॉप मोस्ट आईएएस होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स की डिविजन्स क्या हैं, फ्लैगशिप्स, कोर, सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, स्टेट स्कीम्स, क्या क्या डिवीजन होती है, बेसिक बनाएंगे। बट इसके जो नोट्स जो एग्जैक्ट आपको याद करने होंगे वो दैट ईयर ऑफ द एग्ज़ाम,
इसे बेसिकली अगर आप बहुत बड़ी किताब भी चाहते हो तो ईयर बुक होती है, बट आई डोंट थिंक दैट एज अ कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत बड़ी है। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस की किताब आती है रामचंद्र गुहा की, इंडिया आफ्टर गांधी, है तो बहुत अच्छी किताब है, बट 600-700 पेज हैं, सवाल घूमता फिरता कभी एक आ जाता है, पढ़ लो, बट 600-700 पेज याद करके एक सवाल निकल भी जाए तो बाकी सारी चीज़ें रह जाएंगी, है ना। तो वी हैव टू इवेल्युएट द कॉस्ट एंड लर्न अकॉर्डिंगली। सब कुछ याद करने की अगर आप चेष्टा रखते हैं कि यार मेरा दिमाग बहुत है, मैं कर लूँगा, कर लूँगी, यू आर फॉल्ट, यू आर एट अ बिग फॉल्ट, राइट। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर जस्ट रट्टा नहीं मारना इनको कौन सी हैं, ये यूजुअली ऑब्सिक्योर पूछी जाती हैं। ऑब्सिक्योर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे सीधी सीधी नहीं पूछते कि यूएन किसकी बॉडी है, दे विल गिव यू अ अननोन सा नेम एंड देन आस्क 3-4 क्वेश्चंस अबाउट इट। बट इसमें भी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा वाले हैक अच्छे लग जाते हैं। सब कुछ याद नहीं हो सकता, बट हाउ टू कवर देम, इसके भी एक बेसिक आइडिया भी, यूएन किससे बना है, उसके क्या क्या कोर ऑर्गन्स हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, वो पता होगा, है ना। थोड़े फंक्शंस पता होंगे, अपना WTO हो गया, WEF हो गया, इन सब की रिपोर्ट्स पता होंगी, बेसिक आइडिया होगा, बट उतना रट्टा नहीं होगा। वील प्लान ऑन करंट अफेयर्स हेयर एज वेल, राइट। सो बहुत अच्छा रोल रहता है करंट अफेयर्स का, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहता है आपके पेपर में। करंट अफेयर्स का रोल मेंस में नहीं, प्रीलिम में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीलिम में उसकी बैकवर्ड लिंकेज आती है। फॉर एग्जांपल कोई ABC ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़ में आ गई, अब ये ABC ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ लिया, ये टॉपिक आया था न्यूज़ में, गूगल कर लो, ऐसे नहीं बनने वाली बात। यू हैव टू, अगर आपने ही गूगल करना है तो आप खुद ही पढ़ लो, बट हाउ द क्वेश्चन वुड बी फॉर्म्ड, कि ऑर्गेनाइजेशन पे पीछे कैसे सवाल आ रहे हैं, उसकी नेचर पे जाके हम इस पे नॉलेज और नोट्स बनाएंगे, उसकी नेचर पे जाके आपको 1 पेजर मिलेगा। यहीं तो हमारा एक्सपीरियंस काम आएगा। इफ यू कैन डू इट, व्हाई डू यू नीड द कोचिंग। टॉपिक ढूंढना तो विजन IAS हर महीने एक वो बुकलेट निकालता, टॉपिक उसमें लिखे, देख लो, है ना। सो करंट अफेयर्स वुड प्ले अ मेजर रोल, एज आई कीप ऑन रिपीटिंग कि प्रीलिम इज करंट अफेयर का बैकवर्ड लिंकेज, मेंस इज करंट अफेयर्स का फॉरवर्ड लिंकेज। दोनों लिंकेजेस इकट्ठे करके एक जगह इकट्ठी करना इज योर प्रिपरेशन, सिंपल, राइट। देन अबाउट दिस एनालिसिस हो गया। इसमें अगर आप सिंपल सा हिसाब लगाओ, हमको कम से कम 17 सवाल यहीं से सही करने, है ना। इफ देन ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ। किसी की स्ट्रेंथ होती है मैपिंग, तो मैपिंग स्ट्रेंथ वाला अच्छे से सवाल कर पाता है ना, 10-12 यहाँ से निकाल लिए। एट दी एंड आपको टोटल नेट करेक्ट एटलीस्ट 50 to 55 चाहिए। नेट करेक्ट मीन्स नेगेटिव बाहर निकाल के 100 से 110 नंबर लाने हैं प्रीलिम्स में, राइट। सो कैसे होगा जी ये, एग्जैक्टली लगभग 65 से 70 सवाल जब आपके सही हो जाते हैं, तब आपके नेट करेक्ट लगभग पहुंच जाते हैं 100 के आसपास। 65 to 70 के बीच में गुड स्टूडेंट्स रेंज, बाकी सारे नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं 25-30, एंड हेंस आप कुल मिला के 100 के आसपास स्कोर पहुंचा लेते हैं। ये नेचर ऑफ प्रीलिम्स रह रहा है। मैं एम करना चाहता हूँ कि 120 रहे, बट उतना तो करना ही करना है, 100-110 से ऊपर तो जाना ही, राइट। सो वी वुड बेस अपॉन these analysis and the furtherance of preparation. Then next thing, this also you might have heard here and there, what are the stages of an aspirant's life? Aspirant की life कहाँ से शुरू होती है? Stage 1 is usually happy stage, इसे हम बोलते हैं cloud 9 stage। क्या कर रहा हूँ जी? IAS। कोई भी पूछता है क्या कर रहे हैं? IAS। बस लग गया, मैं DC लग गया, SDM, बस 1 साल की तैयारी है, कोचिंग में जाएंगे, क्लासेस लगाएंगे, हो गया। तो पहले साल हम IAS कर रहे होते हैं, तैयारी शुरू होती है, हैप्पीनेस, पढ़ाई भी धीरे धीरे, अभी कोई जॉनी लीवर आ रहा है, कोई बंदर आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, अच्छी अच्छी PPTs चल रही हैं, तब तक तो खुशी है। जब 1-1.5 महीने बाद टॉपिक्स 2-3 शुरू हो जाते हैं, मेरे जैसा इंसान तंग करता है भी अकाउंटेबिलिटी शीट क्यों नहीं भरी, वो ला के दो मुझे,
है ना। वो सारी चीज़ें फिर आपको नेक्स्ट स्टेज पे ले आती हैं, दैट इज स्ट्रेस और तंगी वाली स्टेज। अभी आप तंग होते हैं, स्टूडेंट तंग हो जाता है कि यार इतना सब कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, पिछले वाला रह गया, न्यूज़पेपर रह गया, टेस्ट रह गया, सर ने एमसीक्यू प्रैक्टिस बोला था वो रह गया, आंसर नहीं लिखा। देन यू कम हेयर, दिस इज स्टूडेंट तंग हो जाता है इसमें। बट देन जब आप इसको सस्टेन कर जाते हैं, 40% और 50% ऑफ द एस्पिरेंट्स रन अवे फ्रॉम एयर कि मेरे से नहीं होता, है ना, कि मैंने नहीं करना, मेरे लायक है ही नहीं एग्जाम। बट इफ़ यू सस्टेन दिस, देन द थर्ड स्टेज कम्स ओवर हेयर। फिर टीचर आपसे तंग हो जाता है। अब आप सब कुछ सीख जाते हैं, आपको सारे सब्जेक्ट आ गए हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ लेते हैं, फिर आप गूगल बन जाते हैं, सर ऐसा होगा तो वैसा कैसे होगा, ये खबर आई थी इसका उस पर इफेक्ट क्या होगा। देन प्राइमरली जो अच्छे टीचर होंगे, जो इंगेज्ड रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो उनकी बात सुनते हैं, वो तंग हो जाते हैं। देर आर अदर्स जो आपसे कंटैक्ट में रहते नहीं, क्लास में भागे, है ना, दे वोंट बी ट्रबल्ड। पर जो अच्छा टीचर होगा, स्पेशली मी इन दिस रिगार्ड कि मेरा सबके पास व्हाट्सएप नंबर होता है और मेरे को हमेशा रिप्लाई करना ही करना होता है, नेवर लीव इट अनटर्न्ड। मुझे लगता है कि यार आप लोग पढ़ रहे होगे, किसी को डाउट आया चाहे रात को 1 बजे क्यों ना है, अगर अभी नहीं बताया तो उसका आगे का फ्लो टूट जाएगा। तो इस टाइम पे फिर टीचर तंग हो जाता है, यार बड़े सवाल करता है। फिर आपको समझाना पड़ता है कि यार बाल की खाल मत उखाड़ो, लेवल पे रहो जो पेपर का है, राइट। एंड देन इफ द टीचर सस्टेन्स दिस, आपको नहीं भगा देता, देन नेक्स्ट स्टेज कम्स वेयर यू क्राई, रोने वाली स्टेज। क्या होता है इसमें, बहुत कुछ पढ़ लिया, अब आपको दिक्कत समझ आती है कि यार इतना सब कुछ पढ़ लिया पर याद नहीं हो रहा, रिटेन नहीं हुआ था, पेपर में तो मैं ब्लैकआउट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। सो व्हाट हैपन्स नाउ इज बिकॉज ऑफ क्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स, योर ब्रेन इज फुल, योर ब्रेन इज सो फुल दैट नाउ यू सपोज कि अब तो मैं मरा ही मरा। बट दिस इज वेयर द स्टेज, दिस इज द स्टेज वेयर टीचर तंग होने के बाद आप रोते हैं तो मैं हंसता हूँ। क्यों हंसता हूँ, जालिम हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं जाहिल हूँ, नहीं ना, बहुत। क्यों हंसता हूँ, बिकॉज इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेज आती है सक्सेस। बिकॉज यू आर क्राइंग ओवर हेयर, वाई आर यू क्राइंग? जिसने कोई एफर्ट डाला ही नहीं वो क्यों रोएगा? जिसने एफर्ट डाला और उसे डर लग रहा है ना अब कि मैंने सब कुछ कर लिया, आगे क्या होगा, आप रो ही इसलिए रहे हैं, गुड्डों पे बैठे ही इसलिए हैं, सुसाइड करने को मन इसलिए लग रहा है बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड हियर, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड हियर। वी हैड एन एस्पिरेंट, प्रीलिम स्टेज के बाद रोना कि सर मैं नहीं पास होती, पास। मेन स्टेज के बाद और रोना, सर हो ही नहीं सकता, पास हो जाएगा, फिर पास। देन इंटरव्यू, देन अगेन पास, राइट। सो अब रोना डज नॉट मीन कि रोना जरूरी है, आज ही रोना शुरू कर दो कल सक्सेस आ जाएगी। जब आप अंदर से दिल से रोएंगे, यार मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है, अब पेपर में ब्लैकआउट तो नहीं हो जाएगा, पेपर में सब भूल तो नहीं जाएंगे, फेल तो नहीं हो जाएंगे। दिस इज वेयर यू जस्ट नीड वन गाइडेंस कि रिजल्ट इज नॉट द एंड, द प्रोसेस इज एंड। आप अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहो, रिजल्ट अपने आप आएगा। अगर आप हमेशा यही सोचोगे कि मैं आईएएस ही बनना है, आईएएस बनना है, आईएएस बनना, नहीं, मुझे प्रोसेस फॉलो करना है यार, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, बनूँ ना बनूँ बाद में देखेंगे। व्हाट द बेस्ट डीड्स आर टू बी डन, जो मुझे रोज़ करना है मैं रोज़ करता जा रहा हूँ, अपना टाइम टेबल पूरा करता जा रहा हूँ, मेरी अकाउंटेबिलिटी शीट पूरी है। 365 दिन थे, मैंने 365 के 365 दिन, चलो 360 मान लो, 65 मुश्किल हो जाता है, 360 डेज मैंने पूरा अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करी, सारे पेपर कर लिए, प्रीलिम कर लिए, क्लासें लगा ली, कोई एक आधी मिस हुई तो रिकॉर्डिंग देख ली। मेरे पास कैप्सूल नोट्स, आई विल गाइड यू अबाउट हाउ टू मेक कैप्सूल नोट्स। नोट्स की बात भी अभी डिटेल में करता हूँ, राइट। कैप्सूल नोट्स तैयार हैं, रिवाइज कर लिए हैं, टेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए हैं, टेस्ट सीरीज लगा ली है। अब पेपर देने जाओगे तो क्यों नहीं होगा, आपका नहीं होगा तो और किसका होगा, एज सिंपल एज दैट। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू।
And again I repeat, the only thing which matters is consistency with the right strategy. स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, जो आपका कोच देगा, आपका टीचर देगा, और आपको उस पर कंसिस्टेंट रहना है. इसमें भी कोच का रोल यह है कि इंश्योर करे. एंड मी एज अ टीचर आई वुड इंश्योर कि आप लोग पढ़ रहे हैं. नहीं पढ़ रहे तो आपकी बदतर हालत कैसे करनी है वो आई ऑल्सो इंश्योर, है ना. सिर्फ पैसे से लेना देना तो है नहीं, हमें अपनी सक्सेस रेट मैटर करती है, राइट. सो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरा सक्सेस रेट मरेगा, मेरा सक्सेस रेट मरेगा तो मैं मरूंगा, और वैसा मैं होने नहीं दूंगा, है ना. सो हेंस यू विल इंश्योर दिस, आई विल इंश्योर दिस, आई विल ऑल्सो एड दिस, और सारी की सारी स्टेजेस से क्रॉस करेंगे. सो पेपर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. दिस इज़ ऑल्सो मैनी अ टाइम्स मिसिंग कि यार इवन वंस दिस हैपेंड कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन ना फेब में आती है, फरवरी के आसपास नोटिफिकेशन आती है, मई में एग्ज़ाम हो जाता है प्रीलिम्स. सो इन द मंथ ऑफ मार्च एक बड़ी बेचारी होनहार बच्ची पढ़ रही थी, ऑनलाइन था तब सिस्टम मेरा, तो बहुत अच्छी होनहार बच्ची थी, अपना पढ़ रही थी, सब कुछ कर रही थी. सो शी जॉइंड अ क्रैश कोर्स विद अस एज वेल. सो मार्च में मुझे बोलती, सर पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है, इस बार नोटिफिकेशन नहीं आई यूपीएससी की. मैं कहा बेटा नोटिफिकेशन तो आ गई. बोलती मेरे को तो मिली नहीं, मैं तो कब से ढूंढ रही हूँ, मेरे को तो फेब में आती है. शी मिस्ड द नोटिफिकेशन एंड स्टॉप्ड प्रिपेयरिंग, एंड उसके बाद उसने कभी अटैम्प्ट दिया ही नहीं, उसका दिल टूट गया. सो हेंस दिस इज समथिंग विच इज़ प्राइमरली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजली ऑलवेज इग्नोर्ड, कि यार हम लोग पता ही नहीं होता पेपर में करना क्या है. तो पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं. जब आप फरवरी में upsc.gov.in पे जाएंगे तो आपको यह नोटिफिकेशन मिलेगी. पेपर का एग्जैक्ट पैटर्न होगा. सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है. क्विकली रनिंग थ्रू इट बिकॉज यू नो इट, राइट. सो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम होते हैं, GS1 एंड GS2. GS2 इज़ फॉर कन्वीनियंस कॉल्ड CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. ऑफिशियली उसे GS2 बोला जाता है, राइट. ओवर हेयर यू कैन सी इट ऑफिशियली. जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होता है. दोनों में इसमें 100 सवाल होते हैं जी, इसमें 80 सवाल होते हैं. दोनों के मार्क्स 200-200 होते हैं. वी नो दिस. कैन आई रन थ्रू इट, राइट. दोनों में नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3, है ना. ओवर हेयर वी हैव टू स्कोर 33%, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 66 मार्क्स. 66.5 आते हैं टेक्निकली, बट 66 मार्क्स क्वालिफाई कर लो, उसके सिवाय कोई फ़र्क नहीं है, 196 हो चाहे 66 हो. इधर से कट ऑफ बनती है. लास्ट ईयर कितनी थी 2023 में, कितनी कट ऑफ थी एनीबडी? 2023 में 76 कट ऑफ थी 2023 में. 24 की ऑफिशियली पूरे सर्कल के बाद आती है ना. और ये वाला जो GS1 का एग्ज़ाम है 9:30 से 11:30 होता है, 9:30 to 11:30. फिर उसके बाद आपको ब्रेक मिलता है. देन 2:30 to 4:30 आपका GS2 का पेपर होता है. ओवर हेयर भी आपको मेरे से गाइडेंस मिलेगी अबाउट योर डाइट एंड थिंग्स टू बी डन, है ना, कि पराठे खा के नहीं जाना, नींद आ जाएगी. टिल दैट टाइम आई विल बी देयर विद यू, राइट. सो दीज आर द एग्ज़ाम्स. ये OMR शीट मिलती है आपको, क्वेश्चन पेपर मिलता है जाते ही, OMR शीट मिलती है, उसको भरना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके लिए भी यू हैव टू बी वेरी प्रूडेंट. हर किसी की पेन ग्रिप करने का स्टाइल अलग होता है. किसी को पतले ग्रिप वाला अच्छा रहता है, किसी को मोटे ग्रिप वाला अच्छा रहता है. एंड एट दिस लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर. सिर्फ वो बात ही नहीं है कि हमने कंटेंट, ये ऐसे तैयारी होती नहीं कि यार क्लास लगी कंटेंट हुआ जाओ. देन 10,000 में से एक बच्चा बनेगा आपका सिविल सर्वेंट, राइट. दीज थिंग्स हैव टू मैटर. एंड ये कोई देख के हाथ से बाबा नहीं है हम कि हाथ दिखाए ये वाला पेन ले ले बेटा, ना ही मैंने 1970 में पेपर दिया था, ना ही मैं कोई बाबा हूँ, है ना. इट इज़ यू विल प्रैक्टिस. आई विल जस्ट टेल यू कि यार ये अलग अलग निब्स आ रही हैं. आप थ्रू आउट प्रेपरेशन 3-4 तरीके की निब्स और पेन्स ट्राई कर लो, जो आपके हाथ पे सूटेबल बैठता है उससे प्रीलिम देना. होपफुली अब OMR के इतने एग्जाम्स हो रहे हैं कि कोई स्टैम्प टाइप का पेन भी आ जाएगा, भाई सीधा भरा चलो हो गया, होना चाहिए ना. अब देखो इतना सा गोला है, 4 उसकी ऑप्शंस हैं. अब पेन से भरने लगो तो टाइम लगता है,
इसकी जगह स्टैम्प होने चाहिए, रखा ठा हो गया ख़त्म, होना चाहिए ना, वी शुड। हाँ जी, क्या इधर उधर होने का, दैट वील यूज़ अनदर टेक्निक्स ना, वील यूज़ की कैसे, यू नो देर आर स्टूडेंट्स जो बहुत सारे, खैर लगभग सारे, कि सेकंड क्वेश्चन का लेट्स से ऐसे अपने को OMR मिला, OMR मिला 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा होता है, आगे 4 ऑप्शन बनी होती हैं, है ना। सो लेट्स से पहले का आंसर हमने बी मार्क कर दिया, ये तो हो गया। अब सेकंड आता नहीं था, अब थर्ड का सी मार्क करना है ना, तो जब क्वेश्चन पेपर से यहाँ हो गया, तो सेकंड का ही सी मार्क कर दोगे। सो देर इज़ अ स्पेसिफिक टेक्निक टू डील विद इट, दैट ऑल्सो। बट अभी सारी टेक्निक्स बता दूंगा तो सारा साल में क्या करोगे, और कंफ्यूज हो जाओगे भाई क्या क्या करना है, राइट। कि आपने अपने इनर सेल्फ को, इसमें इनर कॉन्शियंस को कैसे यूज़ करना है कि गलती ना हो, दैट आई टीच यू, राइट। सो OMR मिलेगा, उसको भरना है, प्रीलिम दे आए, अगर प्रीलिम पास हो जाता है, 76 थे लास्ट टाइम, इस बार ही आई थिंक 2024 की जब इंटरव्यू हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, तब आएगा कट ऑफ। आई थिंक मोर देन 90 तो है ही है, लगभग 100 के आसपास होगी, बिकॉज द पेपर वॉज ईजियर। सो अगर आप यह कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, देन यू सिट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन का कैसे रहता है जी, मेंस की आपको एक रिजल्ट आता है ना, प्रीलिम का इतना बड़ा सा पर्चा आता है कि रिजल्ट का, उस पर रोल नंबर लिखे होते हैं, और अगर आप सर्च करें 1 बाय 1 तो ये लिखा रहना चाहिए, बस इतना सा, क्वालिफाइड। जब आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, नहीं तो 2 चीज़ें होती है इसमें, मार्क्स नहीं होते हैं, क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड। अगर नॉट क्वालिफाइड हो गया तो दिल बहुत बड़ा झटका खा लेता है, पर अगर ये आ गया, सच बताऊं तो और बड़ा झटका खाता है। ट्रस्ट में, पहली बार जब प्रीलिम पास किया, पहले अटेम्प्ट था, पहली बार प्रीलिम पास किया ना, तो सारी दुनिया बहुत खुश थी, सारे बहुत खुश थे, आसपास सेलिब्रेट कर रहे थे, लड़का ले पास हो गया, पास हो गया। और जो रिश्तेदार वगैरह ऐसे होते हैं ना, ये क्या कर रहा है, इतने मुश्किल पंगे ले रहा है, अच्छी भली वकालत कर, क्या लोड है, वो सबसे पहले आते हैं गिफ्ट लेके। सारे रिश्तेदारों की नज़रें बदल जाती हैं सिर्फ प्रीलिम पास करते ही। बट द रियलिटी बीइंग देयर डन दैट, आई से जब प्रीलिम पास होता है ना, या क्वालिफाइड लिखा आता है, मम्मी पापा भाई बहन खुश होते हैं, आप ऐसे बैठे होते, ये क्या पंगा ले लिया, क्योंकि साथ के साथ आपको मैसेज आ जाता है कि थोड़े दिनों में आपने डैफ भरना है। पहले एक डैफ होता था, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, अब 2 डैफ होते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन 1 एंड 2। तो मेंस जब आप क्वालिफाई करते हैं, मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं एक्चुअली, तो आपको ये डैफ का मैसेज आता है, फिर आपको डैफ भरना होता है, एंड इसकी प्रॉपर एक डेट शीट होती है, वो भी आपको साथ में मिल जाती है, राइट। ये प्रोसेस कई दिनों का होता है, एक दिन में नहीं हो जाता। एंड UPSC इज़ वेरी 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 क्लेवर। डैफ में आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, आजकल हॉबीज़ नहीं भरवाते, वो इंटरव्यू टाइम में भरवाते हैं। डैफ 2 में फर्स्ट में सिर्फ अपनी डिग्रियाँ विग्रियाँ देनी है, और पहली बार एक्चुअली प्रीलिम के बाद UPSC आपके नाम को कंसिडर करता है, तब तक आप सिर्फ एक नंबर हो, है ना। इसलिए बोला जाता है प्रीलिम तो कूड़ा करकट वाले बाहर करने के लिए होता है। बट सच्चाई है कि जो ये क्लास मॉडल है ना, सिर्फ क्लास पढ़ाई और चले गए, तो प्रीलिम पास करना ही 4 अटैम्प्ट वाले लोग मेरे पास आते हैं। कोई इधर पढ़ा उधर पढ़ा, पर प्री नहीं पास हो रहा, सर प्री तो इम्पॉसिबल है। और प्री तो वेरी सिंपल है यार, असली जंग तो मेंस में है। एक्चुअली आप कंसिडर करो, मेंस का एग्ज़ाम 1750 मार्क्स का है, इसमें मार्क्स लेना UPSC क्लियर करना है। इंटरव्यू इज़ नॉट दैट रेलिवेंट। प्रीलिम तो खैर तो जस्ट एक ये है कि आप एलिजिबल हो इस पेपर के लिए। अगर प्री नहीं पास हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो अभी मेंस में कंटेस्ट करने को, पास करने को नहीं, कंटेस्ट करने को, राइट। सो क्या रहेगी डेट शीट इसकी? UPSC इज़ वेरी वेरी क्लेवर ओवर हेयर एज वेल। प्रीलिम पास करके स्टूडेंट एक फैक्ट शीट बना होता है, सो गवर्नमेंट स्कीम के नंबर याद हैं, पॉलिटी के आर्टिकल याद हैं, हिस्ट्री के डेट्स याद हैं, पूरा फैक्चुअल फाइल बना होता है। बच्चों कुछ भी पूछो वो डेट के साथ बताता है, और बात भी ऐसे करता है। प्रीलिम के बाद किससे बात करके देखना, वो बात भी ऐसे करेगा, रिसेंटली सीन इन न्यूज़, वो सुना था, वो रिसेंटली सीन इन न्यूज़, वो सुना था, वो डाटा आया था, डेटा आया था, ये था। सो दिस इज़ प्रीलिम वाला सिंड्रोम होता है।
और इससे बिल्कुल उल्टा पहला पेपर होता है आपका एसए। ना हम एसए के सिलेबस को समझते हैं ना नेचर को समझते हैं। बचपन याद करो, इंग्लिश में एसए आता था, इंग्लिश के टीचर कैसे होते थे, क्या क्या कहते थे वो, कि यार इंग्लिश में वन को ऐसे नहीं लिखना, वन को ऐसे लिखना। इंग्लिश में एसए में हेडिंग्स नहीं डालनी। देयर वुड बी इडियट्स इवन टुडे टेलिंग यू कि एसए में हेडिंग डाल दे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, बीच में हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, नहीं डालनी। यू हैव टू हाईलाइट इट, बट दिस इज नॉट अ जीएस आंसर कि आप उसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के डब्बे बना के लिख रहे हो, राइट। सो यूपीएससी क्या कर रहा है आपके साथ, ऐसे लिखवा रहा है पहले, जब आप प्रीलिम की फैक्ट फाइल बने हुए हो। आप इसमें कितने ऐसे लिखने होते हैं जी, 2, कितने कितने वर्ड्स के, 1200 वर्ड्स के 2 ऐसे लिखने हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 250, एंड दिस इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। ऐसे में 250 में से 40 नंबर भी आते हैं और 160 भी आते हैं। सो डिफरेंस क्रिएटर हो सकता है इससे। जब पहले दिन आप ऐसे दे के आते हैं, फर्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट में होता है एसए का पेपर, ये वाला दिन तो होता है रिलैक्सिंग कि आराम से गए 2 ऐसे। मेरे से पर्सनली 3 घंटे का पेपर होता है, 9 से 12, आराम से हो जाता है। मेरे को कोई टेंशन नहीं है आज तक, ऐसे तो 1.5-2 घंटे में पूरा हो जाता है। पर पूरे 3 घंटे को यूज़ करो, ड्राफ्ट बनाओ, पूरा ऐसे लिखो, पूरी अच्छी से स्टोरी बनाओ। आप लोगों की तो राइटिंग भी अच्छी होगी, है ना। सो दिस इज़ एन ईजी डे। तो ऐसा लगता है पहली बार कि चलो कल और दे देंगे, बट नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग शिफ्ट में होता है GS1, इवनिंग शिफ्ट में होता है GS2। 9 से 12, 2 से 5, 20 सवाल इसमें लिखने हैं, 20 सवाल 20 आंसर इसमें लिखने हैं। अगले दिन मॉर्निंग शिफ्ट में GS3, इवनिंग शिफ्ट में GS4। जब ये 2 दिन बीत जाते हैं तो आपका मन करता है ये बदल दो भाई, टूट गया है हाथ, बदल दो। बिकॉज यू आर राइटिंग एवरी आवर, मॉर्निंग और इवनिंग 2-2 हज़ार वर्ड्स लिख रहे हो आप, और आपके हाथ टूटने वाले, हाथ दुखने वाले हैं। इवन दिस ईयर वंस व्हाट हैपेंड, वन ऑफ माय वेरी वेरी प्रोबेबल एस्पिरेंट्स, उसने क्या गलती करी जी, मैं उसे कहा था बेटा आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, 5 सवाल लिख लेना, रोज के आंसर लिखना 5, उससे ज़्यादा ना करना। उसे किसी ने सलाह दे दी कि 5 तो एक जीएस के लिख, GS 1 2 3 4 के 5 लिख, और 5 अपने ऑप्शनल के लिख। तो एवरी डे फॉर द लास्ट 30 days ही वॉज राइटिंग 25 आंसर्स एवरी डे। आप जानते हैं शायद उन्हें, कोहली साहब अपने। तो उनके साथ हुआ क्या, जब तक मेंस आया उनको फेलिंग मतलब उंगलियों की इंजरी हो गई, और उंगलियां दुखने लगी, सूज गई, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई और सब कुछ। तो व्हाट हैपेंड देन, इतना अच्छा एस्पिरेंट दर्द के साथ मेहनत से गया भी सही, एंड आई वाज श्योर इज एन ऑफिसर, बट ऑप्शनल में 2, GS4 में एक केस स्टडी और GS2 में एक क्वेश्चन छोड़ा है। तो अब इंटरव्यू कॉल भी मुश्किल में पड़ गई। कहाँ आई वाज श्योर कि चलो ये रिजल्ट IAS है। सो हेंस ओवरडू भी नहीं करना किसी चीज़ को, और हाथों की स्ट्रेंथ, हाथों की फिंगर्स की एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दिस एग्ज़ाम। ये ना हो कि हम, वो भी तो कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह सुबह सर्दियों में बाथरूम में फेंट हो जाते हैं, है ना। हॉस्टल्स में बहुत होता था, एक लड़का गया बाथरूम में बेहोश हो गया, लड़की सवेरे असेंबली में बेहोश हो गई। सो आपका हीमोग्लोबिन लेवल 7 है, पेपर देने जा रहे हो वहाँ बेहोश हो गए। सो हेंस दिस एग्जाम इज़ नॉट ओनली अबाउट पढ़ाई, इट इज़ अबाउट हेल्थ एज वेल। आपने तो क्लासों में भी देखा होगा, कोई ना कोई बेहोश हुआ ही होगा कभी ना कभी, है ना। चलती क्लास में बच्चा बेहोश हो गया, चलो बाहर गया कहीं और। सो वी हैव टू मेंटेन दिस बिकॉज द अल्टीमेट गोल इज़ दिस। सो ये हो जाता है जी। उसके बाद यूजुअली ऐसे पेपर GS 1 2 3 4, उसके बाद यूजुअली एवरी ईयर लगभग एक 4 से 5 दिनों का ब्रेक मिल जाता है। नाउ द स्टूडेंट थिंक्स कि इस ब्रेक में ना मैं सारा ऑप्शनल रिवाइज कर लूँगा 4 दिनों में।
बट जब ऑप्शनल खोलता है, कोई सा भी ऑप्शनल हो, लॉ हो, सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, क्या क्या ऑप्शनल सोचे हुए हैं किसी ने? आपने सोशोलॉजी था ना, आपने कुछ सोचा है अभी? PSIR। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि एक बारी जीएस पढ़ लो 2-3 महीने, जब सब्जेक्ट्स के साथ क्लैरिटी हो तब चूज़ करना, राइट? जल्दी में नहीं करना, पैसे पीछे नहीं भागना कि पहले ही दे दो ऑप्शनल के पैसे, फर्स्ट डिसाइडेड देन एनरोल फॉर इट, राइट? सो 3-4 दिन का ब्रेक मिलता है, फिर अगले दिन मॉर्निंग शिफ्ट में आपका इंग्लिश और हिंदी। हिंदी नहीं, मतलब इसमें तो रीजनल लैंग्वेज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर इंग्लिश कंपलसरी है। ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, इजी डे कटता है ये, इसमें सिर्फ 31% नंबर लेने होते हैं, और ये सच्ची में 10th क्लास का होता है। स्टेट सर्विस में यहाँ डिफरेंस है, ज़्यादातर स्टेट सर्विस इससे पास होती हैं, वहाँ पे मेरिट में होता है, यहाँ पे क्वालिफाइंग है, राइट? देन लास्ट डे होता है जिस दिन आपका ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में हो जाता है। दिस इज़ द मेंस। सो मई में प्रीलिम्स हुआ, लगभग सितंबर में मेंस होता है। अगर मई में प्रीलिम्स हो रहा है, आजकल बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, जून में रिजल्ट आ जाता है, जून या जुलाई फर्स्ट वीक में, सितंबर में आपका मेंस हो जाता है, एंड इसका रिजल्ट लगभग दिसंबर के आसपास आ जाता है। दिसंबर में रिजल्ट आया, जनवरी से इंटरव्यू शुरू हो जाती है, जनवरी फरवरी में आप इंटरव्यू में इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो जाती हैं, जोन वाइज इंटरव्यूज़ होती हैं इनकी, कि नॉर्थ जोन के बच्चे बुलाए, साउथ जोन के बुलाए, ईस्ट जोन के बुलाए। इंटरव्यू दिल्ली में ही होता है, 275 मार्क्स का, देयर इज़ अ पैनल, है ना? पैनल आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, वो आपने 12th फेल मूवी देखी होगी, वही पैनल होते हैं, चेयरमैन होते हैं एक, एंड दी अदर्स विच आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ऑल, एंड देन द फाइनल रिजल्ट इज़ डिक्लेयर्ड। अबाउट फरवरी मार्च में आप लोगों को फाइनल कॉल आ जाता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं फाइनल लिस्ट में, है ना? लिस्ट में फिर रैंक वाइज आपको सर्विसेज मिल जाती हैं विच आर मोर देन 20, यूनियन लेवल पे और ऑल इंडिया सर्विस पे। फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया सर्विसेज IAS, IPS एंड IFS, अदर्स आर यूजुअली यूनियन सर्विस, IRS एक्सेट्रा। तो रैंक वाइज फिर आपको ये IPS भी मिल सकता है, इंडियन पुलिस सर्विस, या फिर एक और IPS होता है इंडियन पोस्टल सर्विस। है तो IPS है, बट पोस्टल सर्विस वाला स्टैंप मारता है, ये लठ मारता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस, एंड कई कई बारी तो एक एक नंबर फ़र्क बहुत बड़ा डाल देता है। सो दिस एग्ज़ाम डील्स अपॉन वेरी वेरी डिटेल्ड एनालिसिस। एक नंबर का फ़र्क बताता हूँ, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, एक नंबर का फ़र्क था दोनों का, एक IAS हो गया, एक IPS टॉपर। तो अब IAS सीनियर है ज़्यादा, मतलब उसको हायर माना जाता है, तो एक ही ज़िले में वो SP साहब हैं, वो ADC साहब हैं। तो SP साहब को फ़ोन आता है इनके PA को कि ADC साहब बुला रहे हैं, सेम ऑफिस में, हेडक्वार्टर में शायद। तो अब ये जाता जाता इधर, बिकॉज इसका एक नंबर कम था, तो इसको उठ के जाना पड़ रहा है उसके ऑफिस में। ये वहाँ से फ़ोन करता है, सर एक नंबर और आ जाता ना, तो मैं इसको बुलाता, अब मैं जा रहा हूँ, बड़ा दिल टूट रहा है, बट अब एज हो चुकी है तो आई कैन नॉट अपीयर अगेन, और कर भी लेगा अपीयर तो उसका जूनियर ही रहेगा ना। सो हेंस दिस इज़ एन एग्ज़ाम ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट एंड अल्टीमेटली 0.01% ऑफ लक, एज सिंपल एज दैट। एक नंबर का फ़र्क होने से कोई समझदार और बेवकूफ़ नहीं हो जाता। एक वर्ड या एक एग्जाम्पल या एक कुछ ऑप्शनल में कुछ कर दिया होगा जो एक नंबर फालतू, और वहाँ IAS बंद हो गया, इधर IPS शुरू हो गया। वो IPS के टॉपर थे साहब, वो IAS के लास्ट थे। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड, राइट? सो हेंस पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम समझ गए जी सारे, सबको पता ही था। सो जब हम सिलेक्ट होंगे, फाइनल लिस्ट में जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? फाइनल लिस्ट के बाद यू विल गेट अ कॉल फॉर ट्रेनिंग। इसमें बेसिकली गैप रहता है 2-1 महीनों का, फिर आपको एक ट्रेनिंग का लेटर आ जाता है कि UPSC इज़ ओब्लाइज्ड टू इनवाइट यू टू ट्रेनिंग। आई वुड एक्चुअली बिलीव कि आप लोग लबसना जाएं। लबसना एक जन्नत है मसूरी में, आपने YouTube वगैरह पे देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, राइट? सो जन्नत में जाएंगे, वहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया ऑफिसर्स की मेस मिलेगी, जो आपने कभी खाने सोचे भी नहीं होंगे वो भी मिलेंगे, एवरी डे मिलेंगे। एक आपको ट्रेनर मिलेगा,
और वहाँ पे ट्रेनिंग कहने को तो हार्ड है, बट जो ट्रेनर है वो इंस्पेक्टर लेवल का आदमी है, चेयरमैन तो कभी आता है बहुत रेयरली, और उसे पता है कि ये जो जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ ये डीसी लगने वाला है, तो वो आपके साथ हमेशा हम्बल रहेगा, बहुत प्यार से बात करेगा। हॉस्टल ज़रूर है, बट वो हॉस्टल वैसा नहीं है जैसे कॉलेज के हॉस्टल थे, छोटे छोटे कमरे, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, बढ़िया बढ़िया एसी लगे हैं वहाँ पे, एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती वैसे, है ना। यू हैव अ ग्रेट मैस, यू हैव ग्रेट फैसिलिटी टू डू एनीथिंग यू वांट। फिर मसूरी की मार्केट में जाते हो, पहला महीना 2 महीना तो आप 1 महीना मैक्सिमम पैसे देते हो चीज़ों के, फिर आपको एक मैजिक कार्ड मिल जाता है जिस पर लिखा होता है IAS, फिर आप वो कार्ड लेके घूमते हो यहाँ पे, फिर पैसे नहीं देते, हर कोई आपको सामान लगभग फ्री में देता है। बट आई वुड रिकमेंड यार गरीबों के पैसे मत रखना। मसूरी में जाके छल्ली बहुत स्वाद मिलती है, बट छल्ली वाली आंटी के पैसे नहीं रखने। जो रखेगा एल डिसोनियो कि मैं आपको जानता नहीं, मैंने आपको बढ़ाया नहीं, है ना। गरीबों के पैसे नहीं रखने, गरीब मार नहीं करनी ज़िंदगी में, नहीं तो IAS बन के फ़ायदा ही क्या है, राइट। सो दिस इज़ द प्रोसेस वी हैव टू गो थ्रू, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। और ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिलती हैं विच आई हैव एक्सप्लेन, कि पेपर 1 कैसे हो रहा है, पेपर 2 कैसे हो रहा है, ऑप्शनल्स, दीज आर दी लैंग्वेज पेपर्स विच यू कैन चूज़, राइट। देन ऑप्शनल्स की लिस्ट होती है, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। वील हैव अ डेडिकेटेड क्लास ऑन इट कि हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल, है ना। एग्जैक्ट इस पर एक क्लास रखेंगे कि कोई मिसगाइड ना कर पाए कि यार यही अच्छा है, जो हमारे पास है वही अच्छा है, या यही मेथड अच्छा है, इसी से सिलेक्शन होता है। ऐसे कोई भी बात नहीं होती कि एक ही ऑप्शनल से सिलेक्शन हो, है ना। अगर आपने ऑप्शनल का सक्सेस रेट देखना ही है तो किसी बायस्ड ओपिनियन की जगह upsc.gov.in पे जाइए, दिस इज़ द साइट। इधर आपको UPSC रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप देख लीजिए कौन से ऑप्शनल में कितना सक्सेस रेट है। आप चेक करेंगे तो टेक्निकल ऑप्शनल्स, मेडिकल साइंस, ये रहा मेडिकल साइंस और लॉ, मोर देन 100 एस्पिरेंट्स जहाँ पे अपीयर करते हैं वहाँ सक्सेस रेट हाईएस्ट ही है। बट नॉट एवरीबडी कैन रीड दिस, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से पास हो रहे हैं। रैंक 1 सोशोलॉजी से भी आया है, रैंक 1 PSIR से भी आया है ना। इट इज़ नॉट, ऑप्शनल इज़ नॉट कि भाई सिर्फ सक्सेस रेट पे आप उसे चूज़ करो। वी हैव टू हैव अ डेडिकेटेड लेक्चर ऑन इट एंड ओरिएंटेशन ऑन इट, हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल, एंड दैट विल डू, राइट। डोंट वरी, वो भी करेंगे, पर अपने को पहले पता होना चाहिए। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, जिसने अभी तक चूज़ नहीं करा है एक बारी लिस्ट पढ़ लेना, और जो जो आपको लगता है कि आप कवर कर सकते हैं या कभी ज़िंदगी में इंटरेस्ट रहा है उसके सिलेबस को देख लेना। सिलेबस एंड उसकी एक स्टैंडर्ड बुक। इफ़ यू फील कंफर्टेबल देन विल डिस्कस फर्दर, राइट। कि यार ये चीज़ मेरे को चाहिए और ये 2-3 ऑप्शनल्स हैं, अगर हम 2-3 ही नैरो डाउन कर पाते हैं देन विल डिस्कस ऑन दोज 2-3 ऑप्शनल्स की नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, राइट। देन दिस इज़ द सिलेबस, प्रीलिम एग्जाम्स का सिलेबस है ये। सिलेबस की हमें बातें पता हैं तो आई विल नॉट डेल्व इनटू डिटेल्स। इसको हम करेंगे कैसे, एवरी सब्जेक्ट एवरी कॉम्पोनेंट वी स्टार्ट, फॉर एवरी कॉम्पोनेंट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी, तो पहली क्लास में बेसिकली हर सब्जेक्ट की मेरे हिसाब से स्टोरी होती है। तो स्टोरी ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी है क्या, ये देश बना कैसे है, पार्लियामेंट कहाँ से आई, जुडिशरी कहाँ से आई, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट विद मैनकाइंड, वो स्टोरी देखेंगे। साथ में इसका सिलेबस डिटेल में देखेंगे एंड इसके क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एज आई सेड दैट इज हाउ वील स्टार्ट विद द सब्जेक्ट्स, राइट। सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, एनीबडी? नथिंग, सारे सब क्लियर हैं कि खुश हैं सारे कि चलो कुछ करने लगे। चलो, सो नेक्स्ट टाइम के लिए एक और ओरिएंटेशन रहेगी, देन फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वील स्टार्ट विद द सब्जेक्ट क्लासेस एज वेल। जितने ऑनलाइन है घर पे बैठे हैं, दिवाली दशहरा कुछ नहीं होता एस्पिरेंट्स के लिए, वापस आ जाओ पढ़ाई शुरू करो, राइट। आपके कईयों के तो पेरेंट्स भी मुझे बोल के गए हैं कि यार इन बच्चों को खींचो कि ये बच्चे हमारी मान नहीं रहे, दशहरा दिवाली नहीं होता कुछ भी हमारे लिए, पढ़ाई वापस आओ। सो अब तो हो भी गया दशहरा दिवाली, लेट्स गेट बैक एंड सीरियसली स्टडी, राइट। एनी क्वेश्चंस तो बताओ, नहीं तो थैंक यू सो मच।